गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। यानी यदि हमारे पास दो चालक हों, दोनों की धारिताएं अलग अलग हों, उनको यदि हम एक दूसरे से संयोजित कर दें तो संयोजित करने के पश्चात उनमें आवेशों का वितरण किस प्रकार से होगा और उनमें ऊर्जा की हानि होगी या नहीं होगी, यही हमें आज के टॉपिक में देखना। तो देखो, पहले हम इसमें समझते हैं कि आवेशों का पुनर्वितरण कैसे होगा। तो फर्स्ट टॉपिक इसमें लेते हैं कि दो आवेशित चालकों को यदि हम संयोजित कर दें तो उनमें आवेश का पुनर्वितरण कैसे होगा। आवेश का पुनर्वितरण तो देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं, दो आवेशित चालक ले लेते हैं। दो आवेशित चालक गोले हैं, एक गोले को ए नाम दे देते हैं और दूसरा गोला है बी। ये गोला है बी। इन दोनों गोलों की त्रिज्याएं अलग अलग हैं। इस गोले की त्रिज्या है R1 और इस गोले की त्रिज्या है R2। इन दोनों की धारिताएं भी अलग अलग है। त्रिज्याएं यदि इनकी अलग अलग है तो इसकी धारिता हम मान लेते हैं C1 है और इस गोले की धारिता क्या मान लेते हैं, C2। अब गोले ए को हम भूसंपर्कित कर देते हैं। यानी इनको कुचालक स्टैंड पे रख देते हैं जिससे कि किसी भी प्रकार का आवेश नष्ट ना हो इन गोलों को। इसलिए इनसे पृथ्वी से इनका कोई संपर्क ना रहे, इसलिए इनको कुचालक स्टैंड पे रख देते हैं दोनों गोलों। अब इसमें देखो प्लस क्यू आवेश देते हैं। तो पहले गोले पे मान लेते हैं कि इस पे आवेश का मान है Q1। यदि इस पे आवेश Q1 होगा तो इसका विभव हो जाएगा V1। ऐसे ही गोले बी पे हम Q2 आवेश देते हैं। Q2 आवेश तो जैसे इसको Q2 आवेश देंगे इसका विभव क्या हो जाएगा। तो देखो, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें यही है कि जो दोनों गोले हैं, इन दोनों गोलों की धारिताएं अलग अलग है। यानी भिन्न भिन्न धारिताओं के दो गोले हैं, एक की C1 एक की C2 है। धारिताएं अलग अलग क्यों है, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं हमने अलग अलग ली है। दोनों चालक गोले हैं। R1 त्रिज्या है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, तो त्रिज्या उसकी C1 हो गई। दूसरे की त्रिज्या क्या हो गई, C2। इसको Q1 आवेश दिया तो इसका विभव V1 हो गया। इसको Q2 आवेश दिया तो इसका विभव क्या हो गया, V2। तो दो भिन्न भिन्न धारिता वाले चालक गोले हमने लिए। अब यदि इन चालक गोलों को एक दूसरे से संयोजित किया जाए तो इनमें आवेशों का पुनर्वितरण होने लगता है। यानी आवेश एक गोले से दूसरे गोले में प्रवाहित होने लगता है। और वो किस गोले से किस में जाएगा कि अधिक विभव वाले गोले से कम विभव वाले, निम्न विभव वाले गोले की ओर आवेश का पुनर्वितरण होता है। और आवेश का पुनर्वितरण कब तक होता है, जब तक दोनों गोलों का विभव समान ना हो जाए। जैसे ही दोनों गोलों का विभव समान होगा, आवेश का पुनर्वितरण रुक जाएगा। अब आवेश का जब पुनर्वितरण होगा तो उस समय हमें इसको किसी नगण्य धारिता के तार से जोड़ना होगा। उस तार में उष्मा के कारण ऊर्जा की हानि होती है। तो लास्ट टॉपिक है जो इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें ऊर्जा की हानि, तो ये इसमें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। तो आवेश का पुनर्वितरण समझने के लिए आपने दो गोले ले लिए, R1 और R2 त्रिज्या है, दोनों की धारिता C1 C2 है। एक को आवेश Q1 देते हैं, विभव V1 हो जाता है। दूसरे को आवेश Q2 देते हैं तो विभव V2। यानी दोनों के लिए चारों चीजें अलग अलग है, त्रिज्या, धारिता, आवेश और विभव। और सबसे पहले हम इनका अलग अलग आवेश निकालते हैं। तो देखो, गोले ए के लिए, गोले कैपिटल ए के लिए Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1 V1 और Q2 बराबर C2 V2। भाई यहाँ आवेश Q1 है, विभव V1 है, धारिता C1 है। यहाँ आवेश Q2, विभव V2 और धारिता C2। तो गोले ए के लिए तो हो गया Q1 बराबर C1 V1 और ये है गोले बी के लिए, गोले बी के लिए जो है Q2 बराबर C2 V2। अब इन दोनों गोलों पे यदि हम कुल आवेश की बात करें तो
दोनों गोलों पर कुल आवेश, ये हो जाएगा Q बराबर Q1 प्लस Q2, जिसको हम लिख सकते हैं Q1 का मान C1V1 प्लस Q2 का मान C2V2। इसको समीकरण नंबर 1 डाल, यानी इस पूरे निकाय के ऊपर दोनों गोलों के ऊपर हमने कुल आवेश निकाल लिया हुआ है। Q बराबर Q1 प्लस Q2 और Q1 का मान C1V1 और Q2 का मान C2V2, ये समीकरण है, यानी दोनों गोलों का कुल आवेश। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक नगण्य धारिता का तार लेंगे और उस नगण्य धारिता के तार से इन दोनों गोलों को जोड़ देंगे। जैसे जोड़ेंगे तो उच्च विभव वाले गोले से निम्न विभव वाले गोले की ओर आवेश का स्थानांतरण होगा, यानी संयोजन के पश्चात इनका आवेश बदल जाएगा। धारिता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन संयोजित होने के बाद हम देखेंगे कि धारिता जुड़ती है, यानी समांतर क्रम में रहती है या श्रेणी क्रम में रहते हैं। तो अब इनको हम क्या करते हैं, नगण्य धारिता के तार से संयोजित कर देते हैं दोनों गोलों को। ये संयोजन से पहले की स्थिति है, ये वाली संयोजन से पहले। अब इनको संयोजित करते हैं, गोलों को संयोजित करने पर, तो देखो ये गोला ये था, अब बी अचानक स्टैंड पे रखा होगा और ये गोला बी है। ये भी कुछ अचानक स्टैंड पे रखा हुआ है, ठीक। अब इनको एक नगण्य धारिता के तार से हम जोड़ देते हैं। ये तार है नगण्य धारिता का, नगण्य धारिता का चालक तार। नगण्य धारिता इसलिए ले रहे हैं जिससे इनकी कुल धारिता पे इसका कोई इफेक्ट ना पड़े। तो देखो जैसे ही हम जोड़ेंगे तो यहाँ की धारिता पहले C1 थी, यहाँ की धारिता C2 थी, यहाँ की त्रिज्या R1 है और यहाँ की त्रिज्या R2। तो देखो दोनों की त्रिज्या नहीं बदलेगी जोड़ने से, इसलिए इनकी धारिता पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। C1 बराबर 4πε0 R1 और C2 बराबर 4πε0, दोनों कंडीशन में सेम थी। लेकिन जैसे ही हम जोड़ेंगे तो आवेशों का पुनर्वितरण होगा। यदि हम मान लें कि गोले A पर संयोजन के पश्चात Q1 डैश आवेश हो जाता है और गोले B पर संयोजन के पश्चात Q2 डैश आवेश हो जाता है, ठीक। तो संयोजन के पश्चात उच्च विभव वाले गोले से निम्न विभव वाले गोले की ओर आवेशों का पुनर्वितरण होता है। कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों गोलों का विभव समान ना हो जाए। यानी हम मान लेते हैं संयोजन के पश्चात दोनों गोलों का विभव हो गया V। तो इस बार संयोजन के पश्चात दोनों गोलों का विभव समान हो जाएगा, आवेश अलग अलग लेकिन पहले से। इसका Q1 डैश, इसका Q2 डैश, धारिता सेम रहेगी C1 C2। तो देखो दोनों गोलों पे विभव का मान अब क्या है, एक समान। यानी यदि दो संधारित्रों पे विभव समान हो तो किस क्रम में माने जाते हैं, विभव समान होने पर समान विभव पर, समान विभव पे रहता है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। क्योंकि जब आवेश समान होते हैं सभी संधारित्रों पे तो श्रेणी क्रम संयोजन रहता है, और जब विभव समान होता है तो समांतर क्रम संयोजन। यानी दोनों गोले संयोजन के पश्चात समांतर क्रम में होंगे क्योंकि इनका विभव समान है और आवेश के पे अलग अलग। यानी इस निकाय की यदि मैं तुल्य धारिता निकालना चाहूं तो दोनों धारिताओं के योग के बराबर आ जाएगी, C बराबर C1 प्लस C। तो कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अलग अलग धारिता के दो गोले यदि उन्हें संयोजित कर दिया जाए तो उस निकाय की कुल धारिता कितनी होगी। तो समांतर क्रम में होंगे, आप आसानी से बता सकते हो C बराबर C1 प्लस C2। इसके बाद देखो अब हम आवेश की गणना करते हैं संयोजन के पश्चात। संयोजन के पश्चात आवेश की गणना, संयोजन के पश्चात तो Q1 डैश का मान यदि हम निकालें तो इधर धारिता कितनी है C1 और विभव कितना है V1। इसको समीकरण 2 बना देते हैं। Q2 डैश निकाले गोले B पे, और गोले B की बात करें Q2 डैश, यहाँ धारिता C2 है लेकिन विभव यहाँ भी कितना है V2, तो C2 into V, ये समीकरण 3।
अब संयोजन के पश्चात यदि मैं कुल आवेश की बात करूं, संयोजन के पश्चात कुल आवेश, तो देखो कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षण का नियम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, यानी इनका यदि संयोजन से पहले का कुल आवेश कैपिटल Q था, जो Q1 प्लस Q2 के बराबर था, तो संयोजन के पश्चात भी कुल आवेश कैपिटल Q होगा और उस कैपिटल Q का मान आएगा इस बार Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर, क्योंकि Q1 डैश प्लस Q2 डैश ये Q1 Q2 थे, इनका योग Q1 प्लस Q2 के बराबर ही आएगा। इनका केवल पुनर्वितरण हुआ है, आवेश की कोई हानि नहीं होती यहाँ पे। तो कुल आवेश अब भी Q बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ये Q बराबर Q1 डैश का मान कितना है C1V, तो Q2 डैश का मान C2। ये समीकरण आ जाएगी 4। तो देखो समीकरण 1 और 4 से यदि हम आवेश संरक्षण का नियम लगाएं, आवेश संरक्षण के नियम से, आवेश संरक्षण के नियम से, तो आवेश संरक्षण का नियम समीकरण 1 में संयोजन से पहले कितना था C1V1 प्लस C2V2 था कुल आवेश, और संयोजन के पश्चात समीकरण 4 में आवेश कितना आ रहा है C1V प्लस C2V, यानी संयोजन से पहले का कुल आवेश C1V1 प्लस C2V2, ये संयोजन के पश्चात के कुल आवेश C1V प्लस C2V के बराबर होगा, किससे, आवेश संरक्षण के नियम से। अब यहां से हम उभयनिष्ठ विभव V का मान निकाल सकते हैं कि संयोजन के पश्चात इनका कुल विभव कितना था, या V का मान कितना होगा, समीकरण से निकाल सकते हैं। तो यहां से हम V को कॉमन ले, ये आएगा C1 प्लस C2 बराबर C1V1 प्लस C2V2। तो यहां से V का मान यदि हम निकालें आएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आ जाता है गोलों को संयोजित करने पर इनका उभयनिष्ठ विभव V का मान, V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये पहली चीज यहाँ पे। देखो संयोजन के पश्चात यदि आप इन आवेशों का अनुपात निकालना चाहो कि जो आवेश पुनर्वितरित हुए इनका अनुपात क्या होगा, तो समीकरण 1 में या 2 में 3 का भाग दे दो, समीकरण 2 भाग समीकरण 3, तो इससे आ जाएगा Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1V अपॉन C2V। यहां से देखो V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर आ जाएगा C1 अपॉन C2। Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1 अपॉन C2, यानी आवेशों का पुनर्वितरण या फिर संयोजन के पश्चात जो आवेशों का पुनर्वितरण है उसका अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1 अपॉन C2। ये चीज और देखो यदि हम इनके विभव में परिवर्तन निकालना चाहें या विभव में परिवर्तन का अनुपात निकालना चाहें कि इस गोले के विभव में कमी है या इस गोले के विभव में वृद्धि है, तो वो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो देखो यदि हम इनके दोनों गोलों के विभव में जितना परिवर्तन हुआ है उसका अनुपात यदि निकालना चाहें तो हमें मानना पड़ेगा, माना V1 इज ग्रेटर देन V2, यानी पहले हम मान लेते हैं कि जो गोले A का विभव है वो अधिक है और गोले B का विभव है उससे कम है, क्योंकि यदि हमें मानेंगे नहीं किसका विभव अधिक है किसका कम है तो फिर हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो शुरुआत में मानना पड़ेगा कि गोले A का विभव अधिक है और गोले B का विभव कम है। और देखो इनका उभयनिष्ठ विभव कितना है V। उभयनिष्ठ का मतलब क्या है कि जिसका विभव अधिक था उसमें तो कमी होगी और जिसका विभव कम था उसमें वृद्धि होगी। मान लो पहले 20 वोल्ट है और ये कितना है 10 वोल्ट है, तो उभयनिष्ठ का मतलब 20 प्लस 10/2 यानी 15 वोल्ट। तो V का मान कितना आएगा 15।
तो यहां यदि मैं 20 को रखूं तो यहां 15 आएगा और यहां कितना आएगा 10। मतलब यहां से मैं लिख सकता हूं कि V1 ग्रेटर देन V ग्रेटर देन V2। V1 का मान V और V2। अब गोले A के विभव में यदि परिवर्तन निकालें, गोले A के विभव में परिवर्तन, तो देखो गोले A के विभव में परिवर्तन क्या होगा, इसको डेल्टा V1 मान लेते हैं। ये हो जाएगा V1 माइनस V के इक्वल, इसके इक्वल V1 माइनस V1 में से V को हटा दे तो हमें पता चल जाएगा कि गोले A के विभव में कितना परिवर्तन हुआ था। जैसे अभी 20 था वो 15 था, तो 20 माइनस 15 करोगे 5 वोल्ट गोले A के विभव में कमी हुई थी। ऐसे ही V1 माइनस V, तो डेल्टा V1 बराबर, देखो V1 का मान क्या है C1, ये इसको V1 ही रहने देते हैं, V का मान रख लेते हैं, इसको V1 ही रहने देते हैं, माइनस V का मान वहां से रखें हम, तो ये आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस V2। तो डेल्टा V1 बराबर V1 माइनस, देखो लघुत्तम ले लें यदि हम, तो लघुत्तम से आ जाएगा C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 और माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसका लघुत्तम लोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, तो डेल्टा V1 बराबर आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। देखो इससे ये तो कैंसिल आउट हो जाता है। इन दोनों में से किसको कॉमन ले सकते हैं, C2 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से देखो रिलेशन आएगा डेल्टा V1 बराबर C2 आ गया कॉमन, ये आएगा V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आ जाता है गोले A के विभव में परिवर्तन। ऐसे यदि हम गोले B के विभव में परिवर्तन निकालें, गोले B के विभव में परिवर्तन, तो गोले V के विभव में परिवर्तन, B का विभव V2 V से कम है, यानी हमें V माइनस V2 करना पड़ेगा। तो इस बार जब डेल्टा V2 हम निकालेंगे, गोले B का विभव परिवर्तन डेल्टा V2 मान लेते हैं, तो वो आएगा V माइनस V2, क्योंकि V का मान अधिक है और V2 का मान क्या है कम, तो अधिक में से कम को घटाएंगे V माइनस V2। डेल्टा V2 बराबर V का मान हमारे पास है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 और माइनस V2, तो डेल्टा V2 बराबर C1 V1 प्लस C2 V2, इसका लघुत्तम ले लिया तो V2 इंटू C1 प्लस C2 हो जाएगा ये, अपॉन नीचे C1 प्लस C2। इसको सोल्व करें, डेल्टा V2 बराबर C1 V1 प्लस C2 V2, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस आ जाएगा C1 V2 माइनस C2 V2 और नीचे C1 प्लस C2। देखो इस बार ये कैंसिल आउट हो गया, C1 कॉमन आ जाएगा, तो डेल्टा V2 बराबर C1 कॉमन ले लो V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आ जाता है गोले B के विभव परिवर्तन। इसको समीकरण दे देते हैं नाम 4 और इसको समीकरण नाम दे देते हैं 5। तो देखो डेल्टा V1 गोले A के विभव में परिवर्तन है C2 इंटू V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, और गोले B के विभव में परिवर्तन है डेल्टा V2 बराबर C1 इंटू V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये गोले B के विभव में परिवर्तन है। अब दोनों का अनुपात यदि हम लें, यदि हम दोनों का अनुपात लें तो ये आ जाएगा डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 बराबर C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2।
अपॉन C1 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 बराबर आएगा C2 अपॉन C1। यानी संयोजन के पश्चात उनके विभव में परिवर्तन उनकी धारिताओं के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होता है। चालक गोलों में संयोजन के पश्चात उनके विभव में परिवर्तन का अनुपात उनकी धारिताओं में परिवर्तन के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ये आ गया इनके विभव में। तो ये हो गया हमारा कि आवेशों का पुनर्वितरण किस प्रकार से होगा। उसमें हमने देख लिया कि जो संयोजन के पश्चात आवेशों का जो पुनर्वितरण का अनुपात है वो उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर रहता है, और विभवों में जो परिवर्तन का अनुपात होगा वो धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ये दो चीजें यहां से क्लियर हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इसमें ऊर्जा की हानि कितनी होगी। ऊर्जा तो पहले तो हम ये समझते हैं कि ऊर्जा हानि होगी क्यों। तो जो दोनों चालक गोलों को हम किसी नगण्य धारिता के तार से जोड़ते हैं, तो इस नगण्य धारिता के तार की धारिता तो 0 है, नगण्य है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध, इस प्रतिरोध के कारण जब इससे आवेश प्रवाहित होगा तो उष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होती है। यानी जब एक तार से दूसरे एक चालक गोले से दूसरे चालक गोले में नगण्य धारिता के तार से आवेश प्रवाहित होगा तो इस नगण्य धारिता के तार के प्रतिरोध के कारण उष्मा के रूप में किसकी हानि होती है? ऊर्जा की। और इसी ऊर्जा की हानि को हमें निकालना है। तो देखो क्या करेंगे हम। सबसे पहले संयोजन से पहले और संयोजन के पश्चात हम कुल ऊर्जा निकाल लेंगे। संयोजन से पहले इसकी ऊर्जा कितनी थी और उसके बाद ऊर्जा कितनी थी। ऊर्जा की हानि हो रही है तो प्रारंभिक ऊर्जा में से अंतिम ऊर्जा को घटा देंगे, वहां से हमें ऊर्जा की हानि ज्ञात हो जाएगी। तो देखो प्रारंभिक संयोजन से पहले यदि ऊर्जा हम देखें, संयोजन से पहले कुल ऊर्जा यू इनिशियल, तो देखो ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में रहती है, संधारित्र हम पढ़ चुके हैं। अब पहले गोले के लिए 1/2 C1 V1 स्क्वायर देख चुके हैं। ऊर्जा का फॉर्मूला 3 थे, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C था। यहां हम C1 V1 के रूप में ले रहे हैं क्योंकि हमें V का मान पता है। तो 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर समीकरण। तो ये तो इनिशियल ऊर्जा, प्रारंभिक ऊर्जा हो गई संयोजन से पहले दोनों गोलों की। पहले गोले के लिए 1/2 C1 V1 स्क्वायर और प्लस दूसरे गोले के लिए 1/2 C2 V2 स्क्वायर। अब संयोजन के पश्चात यदि इनकी ऊर्जा देखें, संयोजन के पश्चात कुल ऊर्जा, इसको हम U फाइनल नाम दे देते हैं, U फाइनल। तो देखो संयोजन के पश्चात दोनों गोलों का विभव समान है लेकिन धारिताएं भी अलग अलग होगी। तो पहले वाले गोले के लिए 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस दूसरे गोले के लिए 1/2 C2 V स्क्वायर। यहां से हम V और 1/2 को कॉमन ले सकते हैं। 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, ये अभी दूसरे गोले के लिए। V का मान हम जानते हैं C1 V1 अपॉन C2 V2, क्योंकि V की वैल्यू रहती है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, इनका उभयनिष्ठ विभव। तो यहां से UF फाइनल आ जाएगी 1/2 C1 प्लस C2। इसकी वैल्यू रखेंगे इस सब का स्क्वायर हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब ये C1 C2 है, यहाँ भी C1 C2 को स्क्वायर होगा। देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसका भी स्क्वायर है और ऊपर भी स्क्वायर है। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो एक एक कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से जो अंतिम ऊर्जा आएगी U फाइनल 1/2 ऊपर आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C, इसको समीकरण 2। तो प्रारंभिक ऊर्जा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, और अंतिम ऊर्जा हम काम में लेंगे 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर
अपॉन C1 प्लस C2। अब यदि ऊर्जा में परिवर्तन हमें निकालना है, डेल्टा U निकालना है ऊर्जा में हानि, तो U इनिशियल माइनस U फाइनल, क्योंकि शुरुआत में ऊर्जा ज्यादा है, उसके बाद ऊर्जा में कमी हो रही है, तो ज्यादा में से कमी, जब हम कम को माइनस करेंगे तो ऊर्जा में परिवर्तन हमारे पास आ जाएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल। लेकिन दोनों के मान रख लेते हैं हम इसे। डेल्टा U बराबर आ गया हमारा U इनिशियल माइनस U फाइनल, तो डेल्टा U बराबर, तो U इनिशियल का मान है 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर माइनस U फाइनल था अभी 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। इसमें 1/2 तो कॉमन ले लेंगे और C1 प्लस C2 का लघुत्तम ले लेंगे, 1/2 सब में आ गया कॉमन, और इसके बाद में C1 प्लस C2 आ गया लघुत्तम। तो देखो इधर C1V1 स्क्वायर के साथ C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो प्लस C2V2 स्क्वायर के साथ भी C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसके बाद माइनस ये बचेगा C1। अब इसको यदि हम खोलें तो स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर वो खोलेंगे, माइनस का चिन्ह इसमें बाहर है, तो C1 का स्क्वायर यानी C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 C2 V2, ये बन जाएगा कंप्लीट। यानी यहां से हमने C1 C2 लघुत्तम ले लिया, उसके बाद में इसका स्क्वायर बोल दिया C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1V1 C2V2, तो डेल्टा U बराबर 1/2। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो पहले C1 को C1 से करेंगे तो ये C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर, तो प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 C2 V2 स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर दोनों का, उसके बाद माइनस माइनस को सब में मल्टीप्लाई कर दो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस 2 C1 V1, जिसको C1 C2 V1 V2 लिख लेंगे, ये माइनस को और अपॉन नीचे आ जाएगा C1 प्लस C2, ये एक समीकरण आ गया मेरे पास। इसमें देखो C1 V1 स्क्वायर से C1 V1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से ये C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास चार बचते हैं। देखो C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, तो यहाँ भी C1 C2 आ रहा है, यहाँ भी C1 C2 है, यहाँ भी C1 C2 है, तीनों में C1 C2 क्या आ जाएगा कॉमन, तो डेल्टा U बराबर 1/2। यहाँ से C1 C2 को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर देखो यहाँ बचेगा V1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा V2 स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस, और लास्ट में बचेगा 2V1 V2, और नीचे आ रहा है C1 प्लस C2, तो ये क्या V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बन गया, यानी इसको हम लिख देंगे डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये आ जाती है ऊर्जा में परिवर्तन का फॉर्मूला। 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। यही यदि हम देखें तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है, और हम जानते हैं V1 ग्रेटर देन क्या है V2, इसका मतलब ये राशि हमेशा क्या रहेगी धनात्मक। C1 C2 V1 V2 पहले से धनात्मक है, यानी ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, और कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा तो ऊर्जा में हानि, यानी ऊर्जा में हमेशा हानि होगी, क्यों हमने प्रारंभ से अंतिम को घटाया, और प्रारंभ से अंतिम को घटाने पर हमेशा ऊर्जा आ रही है, जो डेल्टा U आ रहा है वो धनात्मक आ रहा है, इसका मतलब हमेशा ऊर्जा में क्या होगी हानि, और ये ऊर्जा में हानि किसकी वजह से होती है, उस नगण्य धारिता के तार के उष्मा की वजह से, यानी उसमें जैसे आवेश प्रवाहित होगा तो उष्मा उत्पन्न होगी, और वो उष्मा ऊर्जा की हानि के रूप में
निकल जाएगी, ये ऊर्जा हानि आती। ठीक, अब इसमें एक कंसेप्ट और आता है, जैसे कोई V वोल्ट की बैटरी है, V वोल्ट की बैटरी, इस V वोल्ट की बैटरी से यदि हम सी धारिता के संधारित्र को आवेशित करें, V वोल्ट की बैटरी से यदि हम सी धारिता के संधारित्र को आवेशित करें, तो आवेशित करने पे कुल ऊर्जा की बात करें या कार्य की हम बात करें, W बराबर QV होता है। पढ़ चुके हैं V बराबर क्या था, W अपॉन Q, विभव के लिए। तो यदि V वोल्ट की बैटरी से सी धारिता के संधारित्र को हम Q आवेश प्रदान करें, Q आवेश, तो वहां पे हमें कार्य कितना करना पड़ता है, W बराबर QV कार्य करना पड़ता है, और ये किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में आ जाता है U बराबर QV। लेकिन अभी हमने संधारित्र को आवेशित करने में जो फॉर्मूला निकाला था U का, वो आता है 1/2 QV। तीन फॉर्मूले थे, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, 1/2 CV स्क्वायर, और एक था 1/2 Q इंटू V। तो ऊर्जा का वास्तविक फॉर्मूला ये है। जबकि हम डेफिनेशन से देखें तो आता है कि V वोल्ट की बैटरी से सी धारिता के संधारित्र को यदि हम Q आवेश दें, तो उस स्थिति में ऊर्जा या कार्य QV होता है, तो ऊर्जा कितनी आती है UV। तो ये 1/2 QV क्यों आता है, क्योंकि 1/2 QV ऊर्जा जब उसको हम आवेशित करते हैं तो उष्मा के रूप में व्यय हो जाती है, उष्मा के रूप में। इसलिए ध्यान रखना है कि जो बैटरी से ऊर्जा हमें मिलती है, या बैटरी कितनी ऊर्जा प्रदान करता है, बैटरी ऊर्जा प्रदान करता है U बराबर QV, लेकिन उसमें से आधी ऊर्जा 1/2 QV ऊर्जा उष्मा के रूप में व्यय हो जाती है प्रतिकर्षण बल के कारण, और जो संधारित्र को प्राप्त होने वाली ऊर्जा वो कितनी बचती है, केवल 1/2 QV। तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन क्लास में रिवीजन के समय सारे दोबारा से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।